बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, मंडे को नई एनर्जी के साथ तैयार होंगे पूरे वीक को आज के लिए, अपना काम करने के लिए, अपनी मसरूफियात के हवाले से। लेकिन अमूमन सैटरडे संडे छुट्टी का दिन होता है, लेकिन मुल्की सियासत के अंदर कोई छुट्टी का दिन नहीं होता। ये बात कल साबित हुई है। कल यूँ तो छुट्टी का दिन था, लेकिन मुल्की सियासत में खासी गहमा गहमी हमें देखने में आई। अहम आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास मुतवक्के थे, जो कि नंबर गेम बज़ाहिर तौर पर पूरी ना होने के बायस बार बार तब्दील जो कह ले वक्त तब्दील के बाद बिलाखिर आज के लिए इस इजलास को मुलतवी कर दिया गया है। नंबर गेम में जी मौलाना साहब का किरदार इस वक्त सबसे अहम है, जिसकी वजह से रात गए तक मुख्तलिफ जो सियासी रहनुमा हैं उनकी मौलाना के घर आमद का सिलसिला भी जारी रहा। हुकूमत और PTI दोनों ही मौलाना को अपने साथ शामिल करने के लिए खासे मुतहरिक नजर आए। हुकूमत जी नंबर गेम पूरी करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन आईनी तरमीम के जो मुसव्वदे हैं इसकी बात करें तो क्या वजह है कि जब आईनी तरमीम के हवाले से हफ्ता और इतवार को इजलास तलब किए गए तो हुकूमत की तैयारी मुकम्मल नहीं थी, और इस हवाले से जिस कदर राजदारी से काम लिया गया, और वो इस अहम जब आईनी तरमीम की हम बात करें या तरमीम की बात करें, और हुकूमत पर कई सवाल निशान इस हवाले से खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर हुकूमत जो है तरमीम को हंगामी बुनियादों पर यकीनी बनाने के लिए क्यों मुतहरिक है। इस हवाले से PTI कहती है जी कि आईनी तरमीम का मुसव्वदा क्या है ये खुद नून लीग को भी नहीं पता, तो आखिर पर यह राजदारी किस बात की है, इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इमरान याकूब साहब मौजूद है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक हूँ। अरमला आप कैसी हैं, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर। अब वैसे तो संडे को छुट्टी होती है और हम सब वीकेंड के तौर पे इसको मना रहे होते हैं, लेकिन कल जितनी हैपनिंग रही, सुबह से रात तक हम इसी इंतज़ार में रहे कि अभी इजलास के हवाले से कोई ख़बर आएगी, जो बार बार मुलतवी किया गया। फिर जिस तरह से पॉलिटिकल एक्टिविटी, रहनुमाओं की मौलाना साहब के घर आमद हो या पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर हो, ये सारी चीज़ें बड़ी कल गहमा गहमी देखने में आई। आप क्या समझते हैं कल का दिन मुल्की सियासत के लिए कितना अहम था, और आज उसकी जो कड़ी दोबारा से स्टार्ट होगी 12:30 बजे के करीब? अरमला देखें, मौलाना फजलुर रहमान जो हैं एक बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, और वो हमेशा इस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं कि वो कभी भी इररेलेवेंट ना हो। अगर आप पिछली 2-3 दहाइयों की सियासत देखें तो हुकूमत भले किसी की भी हो, हुकूमत को मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम की बैसाखी की ज़रूरत हमेशा रही है। और जब कोई इस तरह की आईनी तरमीम की बात हो या असम्बली में, सेनेट में आपने कोई करारदाद पास करवानी हो या इस तरह के मामला हो, तो ऐसे में मौलाना साहब की अहमियत मज़ीद बढ़ जाती है। तो इस दफ़ा भी वैसे ही हुआ, और इस दफ़ा क्योंकि हुकूमत जो है वो आईनी तरमीम या तरमीम करवाना चाहती है। वैसे कहा यह जा रहा है कि जो आईनी तरमीम मुजवज़ा है उसमें 20 के करीब शिक्के हैं और उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब से वो ज़ुबानी तो डिस्कस की गई थी, लेकिन मौलाना इस बात पे मुज़र थे कि नहीं, आप इसका मुसव्वदा मुझे दें और सब इत्तेहादियों के साथ मुसव्वदा शेयर करें, और उसके बाद ये करें भले इसके लिए आपको इसको मुअख्खर करना पड़े। तो फिर मौलाना की ये बात बिलाखिर रात गए मान ली गई और इसको आज के लिए मुअख्खर कर दिया गया। लेकिन एक चीज़ यहाँ अरमला ज़रूर समझने वाली है कि अब तक हमारे यहाँ जो राइज इस वक्त आइन है, आइन पाकिस्तान, उसको 1973 का आइन भी कहा जाता है, उसमें 26 के करीब तरमीम हो चुकी हैं। अब आपको ये सुन के हैरत होगी कि इनमें से ज़्यादा तादाद उन तरमीम की है जो हमेशा से अदलिया के हवाले से रही हैं कि जी चीफ जस्टिस का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, अदलिया में जजों की भर्ती का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, कौन से जज को चीफ जस्टिस बनाना चाहिए। यानी आप अंदाज़ा ये करें कि हुकूमत चाहे पीपल्स पार्टी की हो, नून लीग की हो, काफ लीग की हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, हर हुकूमत इस बारे में ज़रूर मुतहरिक रही है कि हमें अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस कैसे लगाना है, हमें जज साहबान को काबू किस तरह से करना है, भले ही बाद में उसके नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ निकले हों और ख़ुद
सिलेक्ट करके खुद मुंतखब करके इस आईनी ओहदे पे फाइज करने वाले मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने भले ही फिर उस हुकूमत को ही ठोका हो, लेकिन उन्होंने कोशिश हमेशा ये की है कि हम अपनी मर्जी करें। तो अर्मला अलमिया ये है कि जब आप इस तरह के काम करेंगे और अज़ाइम ये होंगे, इरादे नेक नहीं होंगे बल्कि इरादे ही इस तरह के होंगे कि हमने किस तरह से अपना बंदा लगा के अपनी मर्जी के काम कराने, तो उसका नतीजा फिर मुस्बत निकलना खासा मुश्किल है। ठीक हो गया। अच्छा सर, अभी आपने ख़ुद भी बात की कि मौलाना साहब को ज़रूर ज़बानी कलामी इस मुसव्वदे के चंद शिकों के हवाले से बताया गया था, और कल हमने देखा भी, कल जिस तरह से मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी साहब आए, उन्होंने मीडिया से बात भी की और उन्होंने कहा जी कि हमें तो मुसव्वदा नहीं दिखाया गया, जिस पर मैं एक तज्ज़ियाकार को भी सुन रही थी और बैरिस्टर अकील साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा जी कि हमने तो सबको एतमाद में लिया था, लेकिन ये हमें समझ नहीं आई कि क्यों कहा जा रहा है ऐसा, शायद उनको उस तरह से हमने रिटर्न कॉपी नहीं दी। तो क्या इतना अहम मामला हो जिसमें हम एक आइन जो कि इस मुल्क के अंदर राइज है उसमें तरामीम के हवाले से हुकूमत सोच रही हो, तमाम स्टेक होल्डर्स को, जैसे मौलाना साहब के हवाले से आपने कहा कि वो बड़े रेलेवेंट है इस सारी सूरत हाल में, उनको ना ऑन बोर्ड लेना और फिर इतनी जल्दबाजी का मुजाहरा करना, जिस पर बार बार JUIF कह रही है कि जी तहम्मुल से सोच समझ के फैसला करना है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आप इसमें हुकूमत की इस सारी स्ट्रैटेजी में आपको क्या फ्लॉ नज़र आया सर? असल में अर्मला एक चीज़ ज़हन में रखिए कि हमारे यहाँ ना इदारे हों या सियासी जमातें हों, वो उनके भी कई मसाइल होते हैं और बहुत सारी चीज़ें सिर्फ पसंद और नापसंद की बिना पर की जा रही होती हैं। अब इस बात से कतई नज़र कि जो 8 जज साहबान की तरफ से वजाहत जारी की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसकी टाइमिंग अगर आप देखें तो वो हुकूमत को मुख्तलिफ तरह के शकूक में मुब्तला करने के लिए काफ़ी है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो वजाहत नहीं होनी चाहिए थी या वो वजाहत जो है उसका मकसद क्या है, या उन्होंने अपना उन मुअज़्ज़िज़ जज साहबान ने जो भी फैसला किया उन्होंने उसके इबहाम को दूर करने के लिए वो वजाहत पेश की। लेकिन एक ऐसे वक्त में जब आपने इतने महीनों से तो आपको वजाहत की ज़रूरत पेश नहीं आई, जिस दिन एक तरमीम होने जा रही है उस दिन हफ्ते के रोज़ बैठ के आपने वो वजाहत जारी कर दी, तो इससे भी तो कुछ अज़ाइम सामने नज़र आते हैं। इस पर भी तो सोचने वाले ये सोच सकते हैं कि क्या मुअज़्ज़िज़ अदलिया में बैठे जज साहबान जो हैं वो भी उनका भी कोई एजेंडा है खुदा ना खास्ता, क्योंकि किसी के सोचने पे तो वो कदगन नहीं लगाई जा सकती। इसी तरह से फिर हुकूमत ज़रूरत से ज़्यादा खौफज़दा दिखाई देती है। देखें, अगर आप रात 11 साढ़े 11 बजे ये फ़ैसला कर रहे हैं कि इजलास होगा और फिर इजलास आप बुला के उसमें सिर्फ एक तिलावत कुरान पाक करते हैं और तराना करते हैं और फिर उसको मुलतवी कर देते हैं, तो आप पहले ही अपना होमवर्क मुकम्मल कर लें और उसके बाद सब कुछ कर लें। और फिर सबसे खैरत अचंभे और मैं कहता हूँ तज़हीक अमेज़ बात तो ये है कि हमारे वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब खुद 10:30 बजे के करीब ये फरमा रहे हैं कि जी मुझे तरमीम का मसवदा मिल गया है। यानी कि आप ये देखें कि अगर वज़ीर कानून जो हैं वो ही रात 10:30 बजे तक मसवदा उनके पास भी नहीं था, तो फिर मुख्तलिफ सवालात तो उठते हैं। फिर आप पे ये इतराज़ तो होगा कि आपने ज़ुबानी कलामी तो बात की, सब इत्तेहादियों को एतमाद में भी लिया होगा, अपने इत्तेहादियों को ज़ुबानी बातें बताई भी होंगी, लेकिन आप पे एतबार कौन करे? आप अगर ऐन वक्त में ज़ुबानी बात में तब्दीली कर दें, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब तो बरमला और बारखा ये बात कर चुकी हैं कि ये जो वादे होते हैं कोई आसमानी सहीफा तो नहीं होते। बिल्कुल। ये जो तो अगर आप उस पे अगर आप एंड टाइम पे कह दें कि जी वो हमने ये भी शामिल कर दिया, तो फिर इत्तेहादी क्या कहेंगे? लिहाजा जब तक तहरीरी मुसवदा सामने ना हो उस वक्त तक हतमी बात मेरे नज़र में, मेरी दानिश में नहीं की जा सकती।
यानी सर ये कहा जा सकता है कि कल जिस तरह से इस सारे मामले को टैकल किया गया, दो कि ये एक इतनी इम्पॉर्टेंट इशू था कि एक आइन है उसके अंदर तरमीम का मामला है, जिसने ये तरमीम पेश करनी है वो ख़ुद भी तैयार नहीं है, जिससे बात करनी है उसको भी एतमाद में नहीं लिया गया। तो ये जो सारा केओस कल हमने देखा, अब आज फिर यही सुबह 12:30 बजे का चूँकि टाइम दिया गया है, उसके बाद से हम देखेंगे कि पूरा दिन यही सिलसिला चलता रहेगा। तो तैयारी ना होना और उसके बाद इन शिकों के ऊपर बात करना, चूँकि अब्दुल गफूर हैदरी साहब के हवाले से मैं अभी भी देख रही थी, उन्होंने कहा है कि जी हमें 1 माह का वक्त चाहिए इन तरमीम को पढ़ने के लिए या इस पर डिबेट करने के लिए। तो आप समझते हैं कि 1 माह हुकूमत सब्र करेगी? देखिए अरमला, बात सीधी सी है, बात सब्र करने की या जल्दबाजी की नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत जो तरमीम करना चाहती है या जो शिक्के हैं इस तरमीम की, उसमें से 50% के करीब तो ऐसी हैं जो कि बार कौंसल्स का अपना भी मुतालबा है। हुकूमत सिर्फ ये नहीं कि अपनी मर्जी कर रही है, बहुत सारी चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट बार माजी में कहती रही है, पाकिस्तान बार कौंसिल कहती रही है, दूसरी बार कहती रही हैं, वो चीज़ें भी उसमें शामिल हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि हुकूमत जो इसमें इतना पैनिक शो कर रही है, उसने बहुत सारी चीज़ों को मज़ीद पेचीदा बना दिया। जहाँ तक मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब की बात है, तो बहुत सारे सियासी रहनुमा कंपनी की मशहूरी के लिए भी इस तरह के बयानात देते हैं कि जनाब, ताकि उसमें मकसद अपनी अहमियत को बढ़ाना भी होता है। अब मामला ये है कि 1 माह तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में किसी भी आईनी तरमीम को 1 माह तक ज़ेरे बहस रखा गया हो और उसके बाद वो तरमीम मंजूर हुई हो। पाकिस्तान में बेशतर मामलात में ऐसा ही हुआ है कि एट द 11th आवर आपने इत्तेहादियों को साथ शामिल किया और तरमीम मंजूर करवा ली। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस बार हुकूमत ज़्यादा इसलिए फंसी हुई है कि नंबर गेम जो है वो खासी मुश्किल है। इस वक्त नंबर गेम जो है उसमें इत्तेहादी इतने ज़्यादा हैं कि उन सब को मैनेज करना, और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो एक बड़ी मजबूत पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, उनको अपने साथ राज़ी करना, ये सारी चीज़ें हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा की हैं। ठीक है, इसमें पीपल्स पार्टी का सर मैं रोल आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी। कल बिलावल भुट्टो जरदारी की चूँकि मुलाकात तो हुई, मोहसिन नकवी साहब के साथ वो गए मौलाना की रिहाइश गाह पर, लेकिन बाद में पीपल्स पार्टी कुछ साइलेंट मोड पे चली गई। पीपल्स पार्टी की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ है, पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ है। पीपल्स पार्टी इस तरमीम को मनोअन मंजूर करेगी, लेकिन वो बाद में तकरीरें भी करेंगे। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग, वो नवीद कमर साहब हों या दूसरे पीपल्स पार्टी के लोग हों, वो बाद में असम्बली में, सेनेट में तकरीरें भी करेंगे कि हमने तो इत्तेहादी होने की वजह से हुकूमत का बोझ उठाया और हमने ये किया, हमने वो किया, हम तो बड़े जमहूरियत पसंद हैं, ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है, ये ऐसे किया गया है, वैसे किया गया है, कैसे किया गया है। लेकिन भाई, अगर आप इतना ही जमहूरियत पसंद हैं तो आप हुकूमत में तो शामिल हैं। आप कहें मुस्लिम लीग नून से, आप वज़ीर आज़म से अपने मुतालबात जब मनवाते हैं तो ये बात भी करें कि जनाब पहले इस पर बहस करें, इसको वक्त दें, उसके बाद हम करेंगे। तो पीपल्स पार्टी की पॉलिसी यही है कि आप सारा कुछ कर भी लो और कोशिश करो अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कि हम तो नीट एंड क्लीन है, हम तो इसमें शामिल नहीं हैं। यानी पीपल्स पार्टी बड़ा सेफ प्ले करती है सारी सूरत हाल के अंदर, जब उन्हें लगता है कि ऐसा कोई मामला है जहाँ पे आवाम बैकलैश देगी इस सारी सूरत हाल में। अच्छा जी सर, अब आज क्या समझते हैं जी, इजलास होगा? मौलाना साहब ने तो कल कहा है कि हम अभी हुकूमत का साथ नहीं देंगे, दो के मुस्लिम लीग नून या हुकूमत इस हवाले से बड़ी होपफुल है, ऑप्टिमिस्टिक है कि हम मना लेंगे मौलाना साहब को या इस पर बात हो जाएगी। जो बीच का रास्ता निकालने की सूरत हाल है, आपको कोई नज़र आ रहा है बीच का रास्ता? अरवल्ला, पहली बात तो एक सिर्फ ये कह दूं कि पीपल्स पार्टी सेव नहीं खेल रही। अब इस वक्त 21वीं सदी में सोशल मीडिया के इस दौर में आप आवाम को इस तरह से बेवकूफ़ नहीं बना सकते।
इसमें कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी माजी में एक प्रोग्रेसिव जमात रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जमहूरियत के हवाले से बड़ी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन अब सिर्फ बातों से काम नहीं चलता। और वैसे भी पंजाब में जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें आप देखें कि इसमें बानी चेयरमैन PTI इमरान खान साहब के किरदार को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप उनकी सियासी सोच से, सियासी अमल से, तर्ज सियासत से 1001 इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल इस वक्त अवाम में उनकी मकबूलियत है। और इस वक्त बयानिया जो है वो PTI का ही बिक रहा है माफ़ कीजिएगा। तो वो जो PTI का बयानिया है उसका मुकाबला शायद नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों से उस तरह से नहीं हो रहा, इसलिए ये ऐसी बातों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा, मुझे ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत ये तरमीम करवाने में कामयाब हो जाएगी और आज मौलाना साहब के गिले शिकवे भी दूर कर लिए जाएंगे। लेकिन मेरी ज़ाती राय में अगर आप बतौर अफार ऑफ पॉलिटिक्स इमरान याकूब से उसकी ज़ाती राय पूछें तो मेरी ज़ाती राय में क्या ही अच्छा हो कि ये तरमीम पार्लियामेंट में ज़ेर बहस ला के तमाम फरीकेन की इस पे राय सुन के उसके बाद प्रॉपर तरीके से ही मंजूर की जाए, ताकि कल को इस पे दूसरे लोगों को तनकीद करने का मौका ना मिल सके। लेकिन ऐसा पाकिस्तानी सियासत में मुमकिन नहीं होता, ऐसा मुमकिन नहीं होता। थैंक यू वेरी मच। इमरान याकूब साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, हमसे बात कर रहे थे। जनाब, ये जो आइनी तरमीम का मामला है, कल पूरा दिन हम अपनी TV चैनल्स पर पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर, उसके साथ साथ मुख्तलिफ रहनुमाओं के घरों की आपस की मुलाकात मौलाना साहब के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट रही। और आज भी दोबारा से 12:30 बजे के करीब ये मामला शुरू हो जाएंगे। हम आपको आगाह रखे हुए हैं। अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए। अच्छी बात यह है कि आज हम हॉकी की बात करेंगे। पाकिस्तान का जो कौमी खेल है आज हम उसकी बात कर रहे हैं। मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग है, लेकिन अच्छी बात है, ये बड़ी एक्साइटमेंट की बात है जी। एशियन जो हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी है, टूर्नामेंट सेमीफाइनल मरहले में दाखिल हो चुका है। इवेंट के सेमीफाइनल के लिए पाकिस्तान, चीन, भारत और जनूबी कोरिया जो है वो सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। पाकिस्तान आज पहले सेमीफाइनल में जी टकराएगा चीन से, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में भारत और कोरिया आमने सामने होंगे। इससे कबल अगर बात करें तो भारत 4 मरतबा, पाकिस्तान 3 मरतबा एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका है। हॉकी की आलमी रैंकिंग में भारत की 5वीं जबकि पाकिस्तान की 16वीं पोजीशन है। अब देखना यह है कि जी पाकिस्तान का जो सेमीफाइनल का पहला मैच है जिसमें वो चीन से टकराएगा, कैसी परफॉर्मेंस रहेगी और ये ट्रॉफी क्या पाकिस्तान अपने नाम करने में कामयाब होगा या नहीं। सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अवैस, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक। अवैस, आपको भी अच्छा लग रहा है कि हम क्रिकेट के अलावा भी किसी चीज की बात कर रहे हैं? मैं सुबह चौंक गया था, मैंने इसलिए आपको पूछा। आपने कहा अवैस हॉकी पे कर, खुशी हुई है कसम से। बहुत से लोग आपको पता शिकायत भी करते हैं कि आप लोग हर जगह नजर आते हैं। लिटरली होता है। क्रिकेट की बात करें तो एक अच्छी चीज, थोड़े जो हमारे जो इस वक्त हेड्स जो बैठे हुए हैं मुल्क के हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की बात करें, उस चीफ के प्रोग्राम में थे तो वो भी ये बात कर रहे थे कि मैंने अपनी जितनी कोर्स उनको कहा है कि आप इंडिविजुअल स्पोर्ट्स, हॉकी हो चाहे फुटबॉल हो जाए, उसके ऊपर आप काम करें। हमें फोकस करने की जरूरत है कि अच्छा है कि हम पाकिस्तान हॉकी पे आज बात करें और करनी भी चाहिए। जिस तरीके से हमारे लड़कों ने परफॉर्म किया, देखें इतने ज्यादा वसाइल नहीं है हमारे लड़कों के पास, ना स्पॉन्सर्स इतने होते हैं। अब जाके कहीं ना कहीं आपको स्पॉन्सरशिप नजर आपको आ रही है, लेकिन जो बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान ने दिखाई है, पहले मैच में मलेशिया की बात करें वो ड्रॉ रहा, उसके बाद कोरिया मैच की बात करें, लेकिन चाइना की अगर बात करना चाहूँ जिसमें पाकिस्तान ने 5 अपना गोल से फतह हासिल की थी। चाइना एक बहुत तगड़ी साइड है एशिया के अंदर। अगर बात करें बड़े कम टाइम के अंदर चाइना ने नाम कमाया और वो बड़े टॉप लेवल के ऊपर जाके हॉकी खेलते हैं। पाकिस्तान ने ही उनको हॉकी बेसिकली सिखाई है खेलनी भी। अगर मैं बात करूं तो कोच पे आपको पता है बहुत ज्यादा बहस हो रही थी। मुझे याद है कि रॉबर्ट लॉल्समैन जो हैं वो कोच थे हॉकी टीम के, बड़ा एक अच्छा वो लेके जलब स्क्वाड को लेके चल रहे थे। लेकिन शहनाज शेख की थोड़ा सा बात करना चाहूँ तो शहनाज शेख जो हैं वो लेवल 5 कोच भी हैं, प्रो कोच हैं। इस वक्त वो थोड़ा सा लेट उन्होंने ज्वाइन इसलिए पाकिस्तान टीम को किया था क्योंकि वो इंटरनेशनल किसी असाइनमेंट में बिजी थे, लेकिन वो उनका डगआउट के अंदर होना तो नजर आ रहा है कि जिस तरीके से वो पाकिस्तान हॉकी को लेके चल रहे हैं। बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस भी हैं पाकिस्तान हॉकी की।
इंडिया के खिलाफ जो कल भी मैच आपको पता है जो परसों खेला गया था, वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। इंडिया जैसे आपने खुद कहा कि इस वक्त वो प्रो लीग भी खेलते हैं, वो प्रॉपर रेगुलर बेसिस पे सीरीज भी खेलते हैं। इस वक्त इंडिया के साथ 2-1 से हारना लिटरली मैं कहता हूँ कि बड़ा टफ टाइम पाकिस्तान हॉकी टीम ने दिया, हमारे प्लेयर्स ने दिया है। वो दिन मैं कहता हूँ कि दूर नहीं है। अल्लाह करे कि हम लोग मेडल लेने में कामयाब हुआ, चाइना को हम शिकस्त दें, आप फाइनल्स में जाएं, लेकिन जब तक आपकी खुद जाती एक लीग नहीं होगी जो दूसरी कंट्रीज अब कर रही हैं, आपको पता होगा प्रो लीग के नाम से इंटरनेशनल हॉकी के अंदर होती है, उन्होंने स्टार्ट की थी ताकि प्रॉपर रेगुलर बेसिस पे आप मैचेस खेल सकें, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हमारे फंड्स ना होने की वजह से हमें वाइल्ड कार्ड एंट्री भी मिली थी, हम लोग नहीं जा सके, तो उसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ा था। तो अल्लाह करे कि हमारे ही यहाँ पर एक लीग ऐसी शुरू हो जाए जहाँ पर हमारे लड़के जो उनसे यंग टैलेंट है, बैकअप प्लेयर्स की बात करें, वो हमें आता हुआ नजर आए और पाकिस्तान हॉकी के लिए नाम जाके रोशन करें। अल्लाह करे। वैसे हम खुद भी ये चाहते हैं कि अगर हम आज हॉकी को बात कर रहे हैं तो कल हम जीती हुई टीम की भी बात करें और फिर जिस तरह से हम इनकी परफॉर्मेंसेस को डिस्कस करें। अच्छा, जिस तरह से हम इंडिया की भी बात कर रहे थे 4 मरतबा, और पाकिस्तान का भी ट्रैक रिकॉर्ड कोई बुरा नहीं है, हम भी 3 बार जीत चुके हैं, लेकिन जाहिर है ये वो चीज़ है जिस पे हम सबको इंटरनली हमारी जो हॉकी का एक्सपोर्ट है वो उस तरह से इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। विद टाइम हमें इस पर तवज्जो देनी है। जब तक तवज्जो हम खुद नहीं देंगे तो बाहर जाकर हमारे लड़के, हमारी टीम कैसे परफॉर्म करेंगी। तो हमारे जो इंटरनल मैटर्स हैं उनको सॉर्ट आउट करना कितना ज़रूरी है वैस? अरबला, अगर इंडिया की बात करूं, मुझे पता है कि वो डिफेंडिंग चैंपियन भी है, लेकिन इंडिया की लेटेस्ट मैं रैंक अगर उसकी चैंपियनशिप की बात करूं तो लेटेस्ट 2023 में वो इस ट्रॉफी को उठा चुके हैं। मैं लेटेस्ट की बात करूं, पाकिस्तान की अगर बात करें ना, पाकिस्तान वेक बैक इन द 90s की अगर बात करो तब जाके आप ट्रॉफीज वगैरह लेते हुए हैं, तो आपकी इतनी खास कोई परफॉर्मेंसेस रही नहीं है। आई गेस आखिरी जो हम जीते थे 2000s के अंदर तो वो सिल्वर मेडल था पाकिस्तान का। तो डिक्लाइन तो आपको पता है पाकिस्तान हॉकी के अंदर आए, जो मामला या पॉलिटिकल जो इशू रहे स्पॉन्सर्स के लिए, सबसे बड़ा जो इशू रहता है ना अरबला, स्पॉन्सर का अगर बात करूं, चाहे वो क्रिकेट की बात करें, चाहे फुटबॉल की हो, हॉकी की हो, वो एक ही बात करता है, कहता है कि यार अगर मैं स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हूं, ऑब्वियसली नेशनल टीम है, लेकिन मुझे कितनी ज्यादा मार्केटिंग और कितनी ज्यादा प्रायोरिटाइजेशन दी जाएगी। उसका ये मकसद होता है कि जैसे अगर हम अभी बात यानी स्पॉन्सर्स की कमी। आई एम सो सॉरी, मेरे पास टाइम कम है, इसलिए अवैस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हॉकी के हवाले से हम बात कर रहे थे, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। वैसे तो हम अपने शो के अंदर कोशिश हमेशा यही करते हैं कि ऐसे इश्यूज़ को हाईलाइट किया जाए जो पाकिस्तान के लिए, सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। मौजूदा दौर में जब हम तालीम की बात करते हैं, इसकी अहमियत पर जितनी बात की जाए कम है। इस वक्त मुल्क भर में अगर बात करें तो 2,62,00,000 से ज़ायद जो बच्चे हैं वो स्कूल से बाहर हैं, और जो कि एक बहुत ही अलार्मिंग और तशवीशनाक किस्म का नंबर है। इस सूरत हाल की निशानदेही तो आज हम कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान में हमेशा से हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे इदारे हैं जो हर मुसीबत में हमेशा की तरह पेश रहते हैं। और आज जिस इदारे के हवाले से बात मैं करने वाली हूँ, इनके साथ मैंने चूँकि अभी रिसेंटली आपको अपने इस गुड मॉर्निंग पब्लिक के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त सेगमेंट भी दिखाया था जो मैंने मरी जाकर शूट किया था। एजुकेशन के हवाले से ही है, इनका जो आगोश सेंटर था उस पर बात की। जी, मैं अल-खिदमत फाउंडेशन के हवाले से बात कर रही हूँ, जिनकी मुल्क के लिए खदमात को फरामोश करना नामुमकिन है। इस बार भी रब्बुल अव्वल का चूँकि महीना है, और हर साल की तरह अल-खिदमत फाउंडेशन ने रब्बुल अव्वल के महीने को जो कहले इल्म और आगाही के महीने के तौर पर मनाने का एहतमाम कर रही है। आज हम इनकी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के हवाले से बात करेंगे, जो अल-खिदमत एकेडमिक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम क्या है, इसके तहत कितने तलबा को स्कॉलरशिप्स मिलेंगी, क्या क्राइटेरिया होगा, किस तरह से काम करेगा, इसी पे बात करेंगे। नेशनल डायरेक्टर अल-खिदमत फाउंडेशन डॉक्टर जिब्रान बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया कि हम पाकिस्तानियों को अल-खिदमत फाउंडेशन की जो एजुकेशन प्रोग्राम के तहत अल-खिदमत एकेडमिक स्कॉलरशिप है उसके हवाले से बता सकें। ज़बरदस्त। अगर पाकिस्तान जैसे आपने बात की 2,62,00,000 बच्चे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, तो अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो सिर्फ 4% तलबा व तालबात हैं जो कि हायर एजुकेशन हासिल कर पाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और इसकी जहाँ पे और बहुत सी वजूहात हैं, उसके साथ साथ एक मेन वजह ये भी है कि लोगों की जो इकनॉमिक सिचुएशन है और हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती जा रही है, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे बच्चे जो कि अच्छे ग्रेड्स लेते हैं
लेकिन वो तालीम हासिल नहीं कर पाते। हमारी जो हमारा लास्ट इकनॉमिक सर्वे है उसके मुताबिक 62.8% हमारा लिटरेसी रेट है, और जो हमारा बजट है उसका सिर्फ 1.5% तालीम के ऊपर लगता है। तो एशिया के जो ममालिक हैं उसमें हम सबसे नीचे हैं, और हमारी जो चीज़ें हैं वो हर गुज़रते साल के साथ ख़राब हो रही हैं। तो ऐसे में अल खिदमत फाउंडेशन ने ये चीज़ तय की, जैसे कि आपने अभी जिक्र भी किया कि रबीउल अव्वल का जो महीना है वो आगाही इल्म के हवाले से मनाते हैं हम। तो इसमें हमारी कोशिश होती है कि हम लोगों को बताएं कि अल खिदमत फाउंडेशन तालीम के शोबे में बिलखसूस जो हायर एजुकेशन है उसके अंदर क्या खिदमात हैं। हमारा जो एकेडमिक स्कॉलरशिप का प्रोसेस है उसके अंदर हम स्कॉलरशिप तो देते हैं जो डिज़र्विंग बच्चे होते हैं, जो अपनी तालीम के अखराजात पूरे नहीं कर पाते, लेकिन जो हमारा नंबर 1 ऑब्जेक्टिव होता है कि वो बच्चे हम सेलेक्ट करें जो तालीम में अच्छे हैं। अच्छा। उन्होंने बहुत अच्छे ग्रेड्स लिए इंटरमीडिएट में, और उसके बाद वो हायर एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो ऐसे बच्चों को हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। और जो हमारा सेलेक्ट करने का प्रोसेस है जी, उसमें एक हमारा ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है, उसमें कोई भी पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकता है। ओके। फिर हमारे फील्ड ऑफिसर्स होते हैं जो कि घरों में या मोहल्लों में जाके चेक करते हैं कि आया ये लोग अपने अखराजात तालीम के उठा सकते हैं या नहीं। ठीक है। तो इस तरह एक प्रॉपर स्क्रूटनी करके हम बच्चे सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, ये जो बच्चे होते हैं, जाहिर है आप हर साल ये स्कॉलरशिप निकालते हैं? जी, हर साल। और कितने बच्चे आप लोग अब तक कर चुके हैं, और हर साल आप लोगों ने कोटा कितना रखा हुआ है, कितने बच्चों को आप करेंगे? अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम 5411 बच्चे, जो कि 53 करोड़ 53 करोड़ एंड 69 लाख रुपीज़ हम खर्च कर चुके हैं। और इस साल हमारा टारगेट ये है कि अभी हमारे 1300 के करीब बच्चे हैं जो करंट स्कॉलर्स हैं जिनकी एजुकेशन जारी है, और आजकल हमारा एप्लीकेशन का प्रोसेस जारी है। तो हमारा टारगेट है कि इंशाल्लाह इस साल जो नेक्स्ट हमारा राउंड स्टार्ट होगा तो उसमें हम 1600 बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे। 1600 बच्चों को। और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हमारी तो कोशिश ये है कि हम इसको तेज़ी से डबल करें, और इसके लिए यकीनन आप लोगों का, पाकिस्तानियों का जो भी देख रहे हैं, हमें सबके साथ की ज़रूरत है। डेफिनेटली। जिस तरह हमारे साथ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं या मुल्क से बाहर हैं वो हमारे साथ ताउन करेंगे तो इंशाल्लाह हम हायर एजुकेशन के अंदर बच्चों को स्कॉलरशिप। अच्छा, अभी आपने बात की कि आप 1600 बच्चों को स्कॉलर, ये सब हायर एजुकेशन के लिए होंगी स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप्स, और इसमें आप लोगों ने क्या रखा है? मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ आप लोग एफिलिएटेड हैं, या आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ या अपने स्कूल्स के अंदर उनको कर रहे हैं? नहीं, ये टोटली इसके अंदर जो नंबर 1 क्राइटेरिया हुआ कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ जो जिसका पब्लिक यूनिवर्सिटी में दाखिला होगा उसको हम कंसीडर करते हैं। ओके। तो इसमें कोई अपने का कोई भी सिस्टम नहीं है। ये बिला तफरीक, ना इसके अंदर कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है, ना कोई मज़हब है, ना कोई रंग नस्ल, तो कोई भी इसमें अप्लाई करता है तो वो कर सकता है। जैसे अभी हम एक दिन पहले ही कोयटा से मैं होके आया हूँ, वहाँ पे हमारा कन्वेंशन था अल खिदमत एकेडमिक स्कॉलरशिप का। तो इस वक्त 87 बच्चे हैं जो बलूचिस्तान के हैं जिनको हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं, और अब तक हम 200 से ज़ायद बच्चे हैं बलूचिस्तान में जिनको दे चुके हैं। अच्छा। तो वहाँ पे इसके अलावा जब कुछ अर्सा पहले हमारा कन्वेंशन हुआ उसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है उसके स्टूडेंट्स को हमने स्कॉलरशिप दी। तो इसमें कोई भी तफरीक नहीं है, हर किसी के लिए अवेलेबल है। सिर्फ शर्त यह है कि पाकिस्तानी हो, डिज़र्विंग हो, और उनकी एकेडमिक्स में वो एक्सेलेंट हो। ज़बरदस्त। अच्छा, नॉर्मली जब इस तरह का कोई मामला होता है, ज़ाहिर है कुछ लोगों को तरीक़ाकार समझ में, चूँकि आप लोग अब तक काफ़ी बच्चों को कर चुके हैं और हर साल आप 1600 के करीब कर रहे हैं, इट्स अ ह्यूज नंबर। इन बच्चों को फैसिलिटेट करना, ज़ाहिर है आप लोगों को भी चैलेंजेस होते होंगे जब आपने इनकी एजुकेशन देखनी है, इनका सारा सिस्टम देखना है, और हायर एजुकेशन इज़ एक्सपेंसिव, ये कोई सस्ती एजुकेशन नहीं है। तो आप लोग किस तरह से इनको मैनेज करते हैं? और ज़ाहिर है आपको हेल्प तो होती है, लेकिन ख़ुद भी आपका इंटरनली सिस्टम भी होता है कि स्क्रूटनी भी बिल्कुल शफाफ तरीके से हो, लोगों को पता हो। तो हमारा जो प्रोसेस है, एक हमारा ऑनलाइन पोर्टल है, उसमें बच्चे अप्लाई करते हैं, वहीं से फिर उनका स्क्रूटनी फॉर्म निकलता है, और एक स्क्रूटनी फॉर्म होता है, एक इंटरव्यू फॉर्म होता है। ठीक है। उसके बाद जो हमारे मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान में रीजन्स के अंदर जो हमारे ऑफिसेज हैं, ठीक है, वहाँ पे हमारा स्टाफ है जो कि उनके घर में जाके या उनके इलाके में जाके उनको चेक करता है कि आया ये डिज़र्विंग है। तो उसके बाद फिर वापस वो हमारे सिस्टम के अंदर ही उनको ऐड किया जाता है, जो कि
अप्रूव्ड स्कॉलर्स होते हैं। ओके। तो उसके बाद उनका सारा जो डाटा है वो ऑनलाइन एक पोर्टल है उसके अंदर ही मेंटेन किया जाता है। ठीक है। तो किसी टाइम भी हर बच्चे का डाटा अवेलेबल है। उसके बाद भी पूरे साल के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं या और किसी भी चीज़ में वो बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो हम उससे इंफॉर्मेशन लेते हैं, जो कि उसकी प्रोफाइल एक बिल्ड होती जाती है। वो फिर हम डोनर्स के साथ भी शेयर करते हैं, ताकि जो डोनेशंस दे रहा है या किसी बच्चे को अडॉप्ट कर रहा है उसको उसकी थ्रू आउट परफॉर्मेंस अवेलेबल हो, कि सिर्फ ये नहीं है कि फ़ीस दे दी और बात ख़त्म हो गई। इसके अलावा हम हर साल कोशिश करती हैं कि 3 से 4 दफ़ा उन स्कॉलर्स के साथ किसी ना किसी सूरत में मुलाकात हो। जैसे कि हम कैरियर काउंसलिंग सेमिनार्स करते हैं, या कोई भी हम सेशंस रखते हैं, या हम जैसे अलखिदमत का हमारा वॉलंटियर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी स्कॉलर्स हैं वो वॉलंटियर्स बने, और हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि आजकल हमारी बहुत बड़ी एक्टिविटी प्लांटेशन ड्राइव चल रही है, तो हमारी कोशिश होती है कि जो हमारे स्कॉलर्स हैं वो पाकिस्तान में दरख्त भी लगाएं, पढ़ें भी, मतलब हर तरह से आप उनको प्रोडक्टिव तरीके से यूटिलाइज करें उनके रोल को। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने जितने बच्चों को स्कॉलरशिप दी है माजी के अंदर भी, मुझे थोड़ा सा ये भी बताएं कि जाहिर है कि वो बच्चे अब कहीं ना कहीं लाइफ में एक्सेल कर रहे होंगे, आप उनका फॉलोअप भी लेते हैं, या हमें थोड़ा सा अगर आप देखने वालों को आइडिया दे सके कि जिन बच्चों को आप लोगों ने स्कॉलरशिप दी थी वो अब क्या कर रहे हैं, किस तरह से प्रोडक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं अपने करियर्स में या दीगर तरीक़ों से भी, और क्या इसमें कर्जे हंसना वाला फैक्टर भी होता है कि कुछ बच्चे पे बैक भी करते हैं, या नहीं आप लोगों ने एक दफ़ा उनको स्कॉलरशिप दे दी, पढ़ लिया, उन्होंने आगे करियर परस्यू कर लिया? जी बिल्कुल, हम अपने जो हमारे अलुमनाई हैं उनसे हम राब्ते में रहते हैं, और हर साल जो हमारी कन्वेंशंस होती हैं उसके अंदर हम एक्स स्कॉलर्स को भी बुलाते हैं। तो कर्जे हंसने वाला इसके अंदर वो नहीं है मामला, लेकिन जब स्कॉलरशिप हम दे रहे होते हैं तो उस वक्त हम एक अहदनामा उनसे फिल करवाते हैं, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि वो एक तो अल खिदमत की जो एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर वॉलंटियर करने की कोशिश करेंगे, और दूसरा जब वो पढ़ के किसी अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जाएंगे तो वो अल खिदमत के साथ ताउन करने की कोशिश करेंगे। लाजमी नहीं होता उनके लिए, अच्छा, नहीं, सिर्फ ये कोशिश करेंगे। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो पिछला साल है, हमारे जो एक्स स्कॉलर्स हैं उन्होंने हमें 25 लाख रुपया डोनेशन दी है कि आप आगे स्टूडेंट्स को आप स्कॉलरशिप दें। तो एक तो उसकी वजह से भी हमारा मल्टीप्लायर इफेक्ट शुरू हो गया है, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उसमें से बेशतर जो हैं वो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं। अब वो जैसे CMH का फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, उसकी जो हेड है वो हमारी स्कॉलर हैं। अच्छा। इस तरह मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे हमारे अब स्टूडेंट्स एक अच्छी जगह पे पहुँच गए हैं। इसी तरह जिस तरह आपने बात की थी स्टार्ट में कि 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, तो हमारा उन बच्चों, आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के नाम से प्रोजेक्ट है। हम सेंटर्स बनाते हैं और वहाँ पे बच्चों को बेसिक तालीम से शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको हम आगे तक लेके जाएं। तो हमारे पास कुछ सक्सेस स्टोरीज़ ऐसी भी हैं कि ऐसे बच्चे जो बिल्कुल जिनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था, वो कहीं ना कहीं किसी वर्कशॉप में काम कर रहे थे या कहीं कूड़ा उठा रहे थे, तो उनको हम अपने सेंटर्स में लेके आए, उनको वहाँ से पढ़ाना शुरू किया, और फिर जब उनके अंदर पढ़ने का शौक़ डेवलप हुआ तो अल खिदमत एकेडमिक स्कॉलरशिप के थ्रू उनको हायर एजुकेशन भी दिलवाई। तो एक बच्चा जो बिल्कुल सड़क पे था, आज वो जर्मनी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा है। और इसी तरह एक फिजियोथेरेपिस्ट है, उसकी भी इसी तरह की कहानी है। तो हमारे पास बेशुमार कहानियाँ हैं, लेकिन हम उनको इस तरह शोकेस नहीं करते, क्योंकि हमारी कोशिश जो होती है वो किसी की इज्जत नफ्स मजबूर करना नहीं है। लेकिन ये एक सक्सेस स्टोरी की कहानी, मतलब एक सक्सेस स्टोरी है देखने वालों के लिए कि अगर हम अपने इर्द गिर्द भी देखें तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल से बाहर हैं। अगर अल खिदमत इस तरह के बहुत सारे लोगों को अकोमोडेट कर रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, हायर एजुकेशन दिला रहा है, उनके करियर्स में हेल्प कर रहा है, सो अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आप ज़रूर अल खिदमत के साथ इस कार्यक्रम में ज़रूर हिस्सा डालें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है कि कोई बच्चा स्कूल से हायर एजुकेशन से अपने करियर में पहुंच रहा है, और जिस तरह इन्होंने कहा कि इनके बच्चे जब यहाँ से पास आउट हो जाते हैं, स्कॉलर्स बन जाते हैं, तो उसके बाद वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उन बच्चों को रियलाइजेशन है कि उन्होंने जिस तरह से स्ट्रगल करके और अल खिदमत ने उनको सपोर्ट किया,
उन्हें भी आगे किसी को सपोर्ट करना है और ये सिस्टम चलता चला जाएगा। थैंक यू वेरी मच इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का जनाब। अलखिदमत के साथ मैं आपको इस मामले में ज़रूर बार बार कहती हूँ कि मैंने काम भी किया है और हम हमेशा से कोशिश करते हैं कि अलखिदमत की जो भी कंट्रीब्यूशन है इसको हाईलाइट किया जाए और ये बिल्कुल आप सेटिस्फाई रहे कि ये लोग बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से सारा कुछ कर रहे हैं। हम खुद भी जाकर एक्सपीरियंस कर चुके हैं और बातें तो हमने इनकी सुनी है। जनाब आप भी अपने तौर पे ज़रूर कंट्रीब्यूट करें, हिस्सा डालें और अच्छे कामों में अपना थोड़ा सा हिस्सा डालें, अल्लाह ताला इसी से बड़ा खुश हो जाएगा। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। आपको पता है ईद मिलादुन नबी है कल और इसकी तैयारियां जो हैं पूरे मुल्क के अंदर, इनफैक्ट पूरी दुनिया के अंदर बहुत जोशो खरोश से होती हैं और इस वक्त भी लाहौर के अंदर हो, कराची हो, मुख्तलिफ शहरों की हम बात करेंगे जहाँ पर ईद मिलादुन नबी की तैयारियाँ जो हैं जारी हैं। लाहौर में कैसी गहमा गहमी है, तैयारियों के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हाफिज़ उस्मान मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी हाफिज़। जी बिल्कुल, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन में कुछ ही घंटे जो है वो बाकी हैं। शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो बाज़ारों का रुख कर रही है, शॉपिंग की जा रही है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाने के लिए, घरों को सजाने के लिए शॉपिंग की जा रही है। कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा, आप बताइएगा कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन को अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाने के लिए शॉपिंग भी कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। ये हमारी खुशकिस्मती है, हमारी खुशबख्ती है कि हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हुजूर की उम्मत में हमें ये एज़ाज़ हासिल हुआ कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हम हर साल ज़िंदगी की हर खुशी से सबसे बड़ी जो खुशी है ना वो यही है। आपने इनकी बात सुनी, मस्जिदों को भी सजाया जाता है, घरों को सजाया जाता है। आप बताइएगा, आप क्या कहते हैं? आप भी शॉपिंग करने आए हैं, क्या क्या ख़रीदा अभी तक? माशाल्लाह हमने बड़ा कुछ ख़रीदा यहाँ से। ये जो ईद उल नज़र भी है, यह मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा दिन है। हम ये जोश फरोश से मनाते हैं, तो इंशाल्लाह मनाते रहेंगे। हमने अपने बच्चों को भी यही कहते हैं कि इससे बड़ा दिन कोई नहीं है बेटा, ये ईद है हमारी, हम ये ऐसे ही मनाते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। जी बिल्कुल, आपने इनका जज्बा देखा। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाने के लिए शॉपिंग भी की जा रही है। बरकी कुमकुमों से मस्जिदों को, घरों को सजाने के लिए उनकी ख़रीदारी भी की जा रही है। हम यहाँ पर गली सजानी है, हमने चीज़ें लेने आए हैं। ये ऊपर जो चीज़ें हमें मिल जाए अच्छी वो लेने आए हैं। अब हम चीज़ें 2 ली थी वो वापस करानी है और हमने सारी और चीज़ें लेनी है। पैसे भी ले आए हैं बहुत ज़्यादा, तो गली पूरी सजानी है। माशाल्लाह बच्चों ने, हम सब ने पैसे डाले हैं। ये तारकुच्छी बिकती है, उसके बाद ये गुंबद खजरा है, ये मीनार है, केकड़ा है और बड़े बड़े फनूस हैं, यानी कि बड़ी बड़ी कॉस्टली चीज़ें भी हैं और बड़ी लाइट वेट चीज़ें भी हैं। ठीक है ना, जैसे जिसकी कैपेसिटी है वो उसी तरह से जो है ना उसको यूज़ है। हम ईद मिलादुन नबी का ना मैं सामान लेने आया था गली मोहल्ले के लिए, लाइटें सजावटें वगैरह करने के लिए ना सामान लेने आया और हर साल हम इसी तरह मनाते हैं जश्न ईद मिलादुन नबी। चहल पहल बच्चे हैं, छोटे छोटे एंजॉय कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। ईद मिलादुन नबी की खुशी में सही सारे, ये हमारा हक़ है, पूरे पाकिस्तान पूरी उम्मत मुसलमान का हक़ है। हम ये मिलाद मनाएं, ये हमारे सबका फर्ज है। क्या बात है जी। लाहौर के अंदर तो तैयारियां ऐसी हैं, कराची में कैसी तैयारियां हो रही हैं ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमारे नुमाइंदे मुजम्मिल फिरोजी हमारे साथ मौजूद है। मुजम्मिल, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? और आपने तैयारी कर ली है कल के लिए? जी बिल्कुल अरमला, शहर कराची ने भी तैयारी कर ली और मैंने भी तैयारी कर ली है कल के लिए। अगर शहर कराची की ओवरऑल बात की जाए अरमला, तो पहली 1 रबीउल अव्वल से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक शहर कराची में एक अलग ही समा होता है। आप भी कराची आती रही हैं, आपने भी देखा होगा कि शहर कराची वाकई में जो है वो अरूसुल बिलाद का मंजर पेश करता है 12 रबीउल अव्वल के महीने में। और 12 रबीउल अव्वल की तो क्या ही बात है।
अब आज जो इस वक्त हम जहाँ मौजूद है ये एम ए जिन्ना रोड है, जहाँ पे कंटेनर लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और यहाँ पे जितने भी मजहबी और सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से बड़े बड़े कैंप लगाए जा रहे हैं, जो कल यहाँ से मरकज़ी जुलूस यहीं से गुजरेगा। अगर मैं आपको इस मरकज़ी जुलूस की तारीख बताऊं तो अरमला ये 18वीं सदी से सिलसिला जारी है शहर कराची में। जब ये कराची भी नहीं होता था उससे पहले यहाँ पे इस जलसे जुलूस और महफिल का सिलसिला जारी है। क़याम पाकिस्तान के बाद जो है जनवरी 1948 में एक दफ़ा ईद मिलादुन्नबी आया था, जिसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी शिरकत की थी उस महफिल मिलाद में। इसी तरह से जब जब महफिल मिलाद ये जुलूस यहाँ पे आते रहे हैं, चलते रहे हैं, तो यहाँ के जो सरबराहान हैं जिसमें खान लियाकत अली खान है, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन है, अली मोहम्मद बोगरा हैं और ख्वाजा नाज़िमुद्दीन है, वो सब भी जुलूसों में शिरकत करते रहे हैं। अगर बात की जाए शहर कराची का जो इस वक्त मरकज़ी जुलूस है वो कल सपेर 3 बजे बरामद होगा गोल्डन मार्केट से होता हुआ जो नेशनल पार्क पे अख्ताम पजीर होगा, जहाँ पर महफिल मिलाद की मरकज़ी महफिल जो है मुनक्कद की जाएगी। ओवरऑल साल की तरह इस साल भी शहर कराची के तमाम इलाके, मतलब कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे कोई रैली या जुलूस या महफिल मिलाद मुनक्किद ना होती हो। ठीक है, ज़बरदस्त। यानी कराची वालों ने भरपूर तैयारी कर रखी है। थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल, आपका भी बहुत शुक्रिया। और कल हम भी सेलिब्रेट तो करेंगे अपने शो के अंदर भी। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। मैंने आपसे इजाज़त लेनी है कल की मुलाकात के लिए, लेकिन जाते जाते हम आपको आज जो सेगमेंट दिखाने वाले हैं आपको बड़ा मज़ा भी आएगा, आपके इंटरेस्ट का भी है। और सेकेंडली, नॉर्मली हमारी गाड़ी के ऊपर जब भी कोई निशान पड़ जाता है, कोई डेंट पड़ जाता है तो पेंट ख़राब हो जाता है। फिर हम ये, हमारा मैकेनिक या हमारा वो जो कह लें ना कार वाले, कहते हैं कि आप ये करें कि इसको पेंट करा लें। तो वो जब पेंट कराने का सोचते हैं तो हमें ये पता लगता है कि जी गाड़ी की वैल्यू भी डाउन होगी और पेंट में अच्छा खासे पैसे भी लगेंगे। लेकिन आप इस सब से निजात हासिल कर सकते हैं कैसे? यही आज की कारस्तानी है कि कैसे अगर आपकी गाड़ी पे कोई पेंट ख़राब हो जाता है, डेंट पड़ जाता है, तो बगैर आपकी जेब पर भारी पड़े आप उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। देखते हैं आज के सेगमेंट कारस्तानी में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? यार मैं स्टोर के बाहर खड़ा हुआ था और मेरी गाड़ी को कोई मार गया। इसका कुछ हो सकता है? ये देखिएगा, यहाँ पे ये है और दूसरी साइड पे एक और डेंट है जी। ये इसका कुछ हो सकता है? इसका लाजमी कुछ कर दें यार, नई गाड़ी है मेरी, अभी नंबर भी नहीं लगा हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर मैं स्टोर के बाहर खड़ा हुआ था और मेरी गाड़ी पे कोई स्क्रैचेस मार के चला गया। आप प्लीज़ मेरे लिए अगर कुछ कर सकते हैं, नई गाड़ी है, अभी नंबर भी नहीं लगा और मेरे वालिद साहब की गाड़ी है, मैं घर ऐसे नहीं लेके जा सकता। ये जो स्क्रैच है ना सारे आपने चेक किए हैं? ये सारे ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएगा और घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस पर टाइम लगेगा, सिर्फ 2 दिन का टाइम होता है, ठीक है। तो 2 दिन के बाद इंशाल्लाह हम आपको गाड़ी देंगे, तो ये गाड़ी इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएगी। बिल्कुल अपनी ब्रांड न्यू शोरूम कंडीशन में आ जाएगी। बिल्कुल जी। ये देखिए हमारे पास जो ये आपको काम हुआ हुआ भी दिखाते हैं। गाड़ी तैयार हो गई है, कुछ तैयार हो रही हैं, ठीक है, सिर्फ इसी काम के लिए। अच्छा ठीक है, आ जाएँ, आपको मैं चेक करवाता हूँ। आपकी बॉडी के ऊपर वो हमने देखे हैं कि ड्राई डेंट भी हैं। ये ना आपको गाड़ी दिखाते हैं, ये पॉलिश हुई हुई है अभी। अच्छा ठीक है, अभी लड़का साफ़ करता है और इसके ऊपर ये पूरी गाड़ी के ऊपर स्क्रैचेस है। अच्छा ठीक है, आपकी भी काली है और ये भी काली है। ये देखें, ये बिल्कुल वो लड़का साफ़ कर रहा है। उधर से आपको मैं दिखाता हूँ कि गाड़ी के ऊपर स्क्रैच किधर किधर थे। ये पॉलिश हुई है, ये इसके ऊपर स्क्रैचेस थे, इस पीस के ऊपर, ये पूरी गाड़ी के ऊपर स्क्रैचेस है जो हमने विदाउट पेंट इसको करके दिया। एक पीस भी पेंट नहीं हुआ? इसका कोई पीस पेंट नहीं है। तो बड़ी महारत का काम है। ठीक है, ऐसे ही हमारा ये गाड़ी हमने, ये देखे, अगर पेंट भी करते हैं ना तो ये क्वालिटी हमारे पेंट की है। ये टोटल गाड़ी हमने पेंट की है, पाक व्हील वाले भी इसको पकड़ नहीं सकते, ये हमारी गारंटी है।
ये आप मट्टी का कैसे ख्याल करते हैं इस मतलब छत के नीचे? तो पेंट में अगर बात की जाए तो मट्टी तो आ जाती है, पूरा पेंट बूथ प्रॉपर हमने लगाया हुआ है, हर चीज़ है पेंट बूथ के अंदर, पेंट बूथ के अंदर सारा होता है। फिलिंग जो है वो जैसे मर्जी जिधर मर्जी चले जाएं अल्हम्दुलिल्लाह वो पकड़ी नहीं जाएगी आपकी, वो पेंट के अंदर आती नहीं। जो स्क्रैच है हमने उसके अंदर ही उसकी ट्रीटमेंट करनी है, इधर उधर नहीं हमने जाना। जो ड्राई डेंटिंग का को काम कर रहे हैं हम, ड्राई डेंटिंग का वो भी दिखाते हैं। ये जो ड्राई डेंटिंग पहले किसी ने की हुई है ये भी बेहतरीन हो जाएगी। अच्छा, ये भी साफ़ हो जाएगा? ये भी साफ़ हो जाएगा। ये पहले ने किसी ने आपको वो आपने करवाया हुआ है ना, ठीक है, ये भी ठीक हो जाएगा। ये बहुत अच्छा हो जाएगा अगर ऐसा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी गाड़ी 0-0 हो जाएगी इंशाल्लाह। और आप ये गाड़ी ऐसे बेचते हैं तो आपका कम से कम जो नुकसान है ना तकरीबन 10-12-15 लाख का नुकसान हो जाता है अगर ये पेंट हो जाए। बिल्कुल। आप इधर आ गए तो हम इसको पेंट नहीं करेंगे, विदाउट पेंट करेंगे, आपका कोई नुकसान नहीं होगा अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मैं पुरसुकून होकर अपनी गाड़ी आपके पास छोड़ सकता हूँ? वो बेफिक्र हो जाए। चलें भाईजान, ये लीजिएगा गाड़ी की चाबी। आपको रिसीविंग बना के देगा लड़का, ठीक है। फिर आप ये आपको 24 घंटे के बाद इंशाल्लाह आपको जो गाड़ी है ना वो हम देंगे। 2 दिन का काम होता है, तीसरे दिन हम गाड़ी देते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। चल आ जाइए, अंदर आ जाइए। मशीन इनकी भाई की रिसीविंग बनाओ, ये चाबी पकड़ो और इनके ड्राई डेंटिंग है, स्क्रैचेस है और पॉलिश है, ठीक है। इनकी रिसीविंग बनाओ, भाई को रिसीविंग देंगे हम, ठीक है सर जी। आपका काम जो है इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएगा इंशाल्लाह, आपने टेंशन नहीं लेनी। तो ये इंशाल्लाह ऐसे हो जाता है कि 90% हम कहते हैं, 90% कहते हैं, लेकिन ये काम जो है ना हमारा अल्हम्दुलिल्लाह समझ ले कि वो 100 के करीब ही होता है, 100% के करीब ही होता है। और ये जो काम है ना हमारा जिधर मर्जी चले जाएंगे, ठीक है। पेंट नहीं करेंगे, विदाउट पेंट करेंगे, ठीक है। इसकी हमने फिलिंग करनी है बस। अच्छा, क्या मैं आपका प्रोसीजर दे सकता हूँ कि ये काम सारा होता कैसे है? सर जी आप बेफिक्र हो जाए, ठीक है। आपका काम बेहतरीन होगा, आपके सामने करके दिखाते हैं आपको। चलें आ जाए, आपको चेक करवाते हैं। ठीक, ये जो हमारा प्रोसीजर है ना ये ड्राई डेंटिंग का है, ठीक है। और ये जिधर से बंद होता है ना, ये जैसे आपका ये पीस बंद है और ये इधर से ये ग्लू जो सिस्टम है हमारा, ये इसके साथ हम निकालते हैं और बेहतरीन निकल आता है। ये जो ड्राई डेंटिंग है आपकी बकाया ऊपर से हाथ से ये सही होगा। ये जो बंद है ना ये एरिया, ये इसकी जो इसके साथ इसको खींच के हम बाहर निकालेंगे। पेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? पेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके सामने वो लड़का कर रहा है। ये जिधर से बंद पिलर हो गए, ठीक है, ये ऐसी चीज़ें होगी हम इसी से निकालते हैं। अब खोलने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है। और काम आपका अच्छा हो जाता है बाहर से। ये बाहर से जो काम है ना ये इसका बेहतरीन हो जाएगा। सर जी ये हमने इसकी ना सफाई कर रहे हैं पहले, जो इसके अंदर जो मैल वगैरह होती है ना उसकी जो अच्छी तरह सफाई करके, ठीक है। अब इसकी हम करेंगे टेपिंग। अच्छा, उससे क्या होता है? कि ये कलर जो है ना इधर से उधर, उधर से इधर ना जाए। यही तो इसका जो फार्मूला है ना जी। ये देखें, ये टेप है, ये पूरा पीस हमने पेंट करना ही नहीं है। ये स्क्रैच है, इसकी हमने ऐसे करके टेपिंग की है। जो स्क्रैच है ना उसके अंदर ही हमने करना है, स्क्रैच के कहीं दूसरी तरफ नहीं जाना। ऐसे हम ये सारी पहले टेपिंग करेंगे, ठीक है। टेपिंग करके फिर इसके अंदर हमने इसकी फिलिंग करनी है। ये जैसे जैसे लाइनें हैं वैसे हमने टेपिंग कर दी है। और इसके अंदर ये जो हमारे केमिकल्स हैं, ठीक है, ये हमारा जो इंजेक्शन फिलिंग जो शुरू होने लगी, ये पहले एक हमने जो इसकी जो नीचे डीप गया है, डीप जो स्क्रैच है उसके अंदर ये जो हमारा लिक्विड है ना पहले इसकी हमने फिलिंग करनी है। वो फिर इसको ना जो अंदर तय होती है जिसके अंदर नाखून जा रहा है, ठीक है, उसकी कवरिंग के लिए हमने ये जो केमिकल अपना बनाया हुआ है ना ये है जो हमने लगाना है। ये पहले ये लगाएंगे, इसकी हमने तकरीबन इसको 2 घंटे की ना ये टाइमिंग देनी है ड्राई के लिए। उसके बाद आप अगला प्रोसेस उसके बाद जो है ये अगला प्रोसीजर जो है ना
हम जो 2 घंटे बाद करेंगे, ये अब जो इसको स्टे देंगे 2 घंटे का, ठीक है। 2 घंटे बाद इसका जो हमने जो ये इसका जो केमिकल दूसरा हमारा जो बना हुआ है, इसके तकरीबन इसके जो ये जो केमिकल है इसके तकरीबन जो है ना 3 से 4 करोड़ लगने ऐसे। और जैसे जैसे अपनी जगह बनाता जाएगा, जैसे उसको डीप स्क्रैच है अपनी जगह पे लेवल लेके आएगा, फिर हम इसको छोड़ेंगे। अच्छा। फिर इसके ऊपर 2 केमिकल और हैं, फिर वो आपको जो हमारी कोई सिगरेट भी है, ठीक है, लेकिन मेन जरा जो प्रोसीजर है ना फिलिंग का वो ये हमारा है, ठीक है। ऐसे ही सारे जो पिछले भी है वो सारे हम करके इसको अभी इसकी ना तकरीबन 18 से 20 घंटे की ड्राई टाइमिंग है, ठीक है। उसके बाद इसकी हम पॉलिश की तरफ जाएंगे। पॉलिश से पहले भी इसको 2 केमिकल लगते हैं जो हमारे सिगरेट हैं, ठीक है। वो ये जो बता दिया बस, ये इसके आगे जो प्रोसीजर होगा फिर आपको पॉलिश करके इंशाल्लाह गाड़ी दे देंगे। इंशाल्लाह ये गाड़ी आपकी पकड़ी मिल जाएगी। स्क्रैच का पेंट बिल्कुल मर्ज हो जाएगा अपने ओरिजिनल पेंट के साथ। बिल्कुल मर्ज होगा, पता ही नहीं चलेगा कि इधर कुछ है कि नहीं है। 90% की आवाज़ देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 90% से ऊपर ही होते हैं। ये जो काम है मैंने पहली दफ़ा देखा है, ये आपने काफ़ी एडवांस लग रहा है। ये कब से है मार्केट में या आपका सिर्फ? ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारा ये कर रहा हूँ तकरीबन मैं 10-12 साल हो गए, ठीक है। 12 साल से कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी गाड़ियाँ करती हैं। वो हमारा चैनल भी वो भी चल रहे हैं, आप भी तो देख के ही आए ना हमारा चैनल, ठीक है। तो ऐसे ही है ना कि किसी का काम अच्छा होगा तो आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं और काम करके देते हैं और गाहक मुतमिन होकर जा रहा है। इसी तरह जैसे मैंने भी स्क्रैच रिमूव करवाया है, अगर मेरा खुदा न खास्ता बड़ा डेंट होता तो मैंने अगर मुझे पेंट कराना पड़ता पीस जिसमें कोई और सूरत हाल नहीं होती, तो उसका कितनी कॉस्ट आती है और आप कैसे करते हो सर? ये जो आपका काम हुआ है ना, ये जितनी पूरी गाड़ी के ऊपर स्क्रैच डले हैं आपके तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5, 6 पीसों में आपके स्क्रैचेज हैं, ठीक है। अगर 2023-24 मॉडल आपका डाला है, बिल्कुल ठीक है, अगर ये इतने पीस पेंट हो जाएं तो कम से कम जो है ना डीलर हजरात तो इसका 10, 12, 13 लाख 14 लाख रुपया नीचे गिरा देते हैं। इतना ज़्यादा? हाँ जी। ये नई गाड़ी का जब सेल करने जाए ना तो आपको नुकसान इतना होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब आपका कोई नुकसान नहीं होगा। ये तो शुक्र हुआ कि मैं आपके पास आ गया। ये चीज़ें जो है ना आपको विदाउट पेंट करके देंगे। अगर कोई पीस आपका पेंट भी होने वाला होगा ना तो हमारे पास पेंट बूथ हर चीज़ है, ठीक है, पूरा सेटअप लगाया हुआ है। पेंट भी ऐसा करके देंगे आपका ये पीस पकड़ा भी नहीं जाएगा। आपको मैं विज़िट कराता हूँ, हमारा जो पेंट बूथ है आए आपको विज़िट कराता हूँ। पेंट बूथ भी है हमारे पास, टोटल हमारे पास जो है ना क्वालिटी और क्वालिटी पे कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं जी, ठीक है। मटेरियल 1 नंबर, हर चीज़ 1 नंबर है अल्हम्दुलिल्लाह, और काम हमारा होके जाता है और पूरे पाकिस्तान में नाम बना हुआ है। आपको मैं विज़िट कराता हूँ, ये हमारा स्प्रे बूथ जिसको पेंट बूथ कहते हैं, आ जाएँ। ये हमारा स्प्रे बूथ है। इधर ये क्वालिटी होती है कि अगर कोई पीस पेंट भी करना पड़े ना तो उसके ऊपर डस्ट वगैरह या कोई ऐसा कोई मसला मसाइल कुछ भी नहीं आता। और हमारा ये जो सेटअप लगाया हुआ ना अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा पीस जो है पेंट भी करते हैं ना तो पेंट हुआ पीस भी नहीं पकड़ा जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारी क्वालिटी है और हमारा दावा भी है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम जो पेंट भी करके देंगे ना, ठीक है, अब आउट क्लास होगा और वो भी नहीं पकड़ा जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। स्क्रैचेस का तो हमारा काम है ही है, लेकिन पेंट का जो हमारा काम है वो भी नहीं पकड़ा जाता अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर जी, ये देख आपकी गाड़ी जो है तैयार हो गई है, ठीक है। अभी ये आपके सामने है, आप देखें, आपकी तसल्ली है, कुछ नज़र आ रहा है? सर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ हुआ है यहाँ पे। ये तो लाइन बिल्कुल गायब कर दिया आपने। ये जादू हो गया, ये तो वाकई में जादू हो गया। आपने बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में ले आए मेरी गाड़ी। पूरा पीस जैसे मर्जी जिधर मर्जी चेक करवाएं, पूरी गाड़ी आपकी बिल्कुल बेहतरीन गाड़ी हो गई है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया मुझे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। ओके जी, आए आपको गाड़ी निकलवा के देते हैं।
मेरी गाड़ी पे स्क्रैचेस मार दिए थे किसी ने। जब मैं स्टोर के अंदर गया और मैं बाहर आया, मैंने देखा मेरी गाड़ी पे काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस पड़े हुए थे और मुझे ये टेंशन थी कि ये ड्राई डेंटिंग से निकलेंगे कि नहीं। अगर मेरा पीस टच होता है तो मेरी गाड़ी की कीमत गिरती है मार्केट में हर जगह। मैं यहाँ पे लेके आया और नदीम भाई ने मेरी गाड़ी का बहुत सेटिस्फेक्शनरी तरीके से काम किया है। उन्होंने ड्राई डेंटिंग की, इसकी जो एक छोटा सा डेंट था बैक साइड पे वो निकाला बहुत ही एफिशिएंट तरीके से। पेंट को हल्का सा भी नुकसान नहीं पहुँचा कहीं से। और 3-4 जगह पे स्क्रैचेस थे, उन स्क्रैचेस को उन्होंने बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज में टेपिंग करके मार्क करके अपने तरीके से प्रोफेशनली उन्होंने वो सारे स्क्रैचेस रिमूव किए, जिसकी वजह से मेरी गाड़ी का सारा काम बहुत अच्छी तरीके से हो गया।